हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि क्लास टेंथ का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी रासायनिक अभिक्रिया एंड उसके समीकरण के बारे में पढ़ना है, जो कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल रिएक्शंस के बारे में। यानी केमिकल रिएक्शंस होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशंस, अ प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल्स आर फॉर्म, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक न्यू केमिकल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसी को बोला जाता है केमिकल्स रिएक्शंस। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ होगा हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस अंडर सम कंडीशन, यानी कि जब हम हाइड्रोजन गैस को किसी ऑक्सीजन गैस के साथ प्रोड्यूस कराते हैं तो कुछ सम कंडीशंस में हमें वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, हम लोग पढ़े थे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस, यानी केमिकल इक्वेशंस का मतलब होता है रासायनिक समीकरण। अब केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस में क्या अंतर है उसको समझ लेते हैं। जो हमारा केमिकल इक्वेशंस होता है, इसका मतलब होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को अगर हम सिंबल के फॉर्म में और उसी को एक फार्मूला के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसी को बोला जाता है केमिकल इक्वेशंस। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शंस को विथ फार्मूला एंड सिंबल के साथ लिखना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशंस। जैसे एग्जांपल यहाँ लिखा गया है H2, यानी कि हाइड्रोजन के बगल में लिखा गया जी का मतलब है कि गैस, यानी हाइड्रोजन को लिया गया गैस के फॉर्म में। हम हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन गैस, यहाँ पे स्मॉल जी का मतलब है गैस। तो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, और जो हमारा प्रोडक्ट है बनेगा H2। और H2 किस फॉर्म में बनेगा, लिक्विड के फॉर्म में। जो भी हमारा केमिकल इक्वेशंस होता है, केमिकल इक्वेशंस के लेफ्ट साइड हमेशा रिएक्टेंट का यूज करते हैं, यानी रिएक्टेंट कहा जाता है। और जो हमारा केमिकल इक्वेशंस होता है, केमिकल इक्वेशंस के राइट साइड हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट में। यानी कि केमिकल इक्वेशंस का मतलब होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उस केमिकल रिएक्शंस को सिंबल के फॉर्म में और उस फार्मूले के फॉर्म में लिखना ही कहलाता है केमिकल इक्वेशन। जैसे आपके सामने यहाँ एग्जांपल लिखा गया है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस एंड आपका प्रोडक्ट बन रहा है H2O। जो हमारे रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस है या केमिकल इक्वेशंस है, केमिकल इक्वेशंस के लेफ्ट साइड को बोला जाता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक, हिंदी में इसको बोलते हैं अभिकारक। एंड रिएक्टेंट जो हमारा केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशंस के राइट साइड में होता है प्रोडक्ट को बोला जाता है उत्पाद। तो हमारा टॉपिक था केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हम किसी सिंबल और फार्मूला का यूज करके एक समीकरण बना देंगे, उसी को बोला जाता है केमिकल इक्वेशंस। जैसा कि हमारा पिछला टॉपिक था केमिकल इक्वेशंस के बारे में, हम लोग केमिकल इक्वेशंस के बारे में समझ चुके थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका क्या क्या कैरेक्टर हो सकता है, यानी वो किस पे डिपेंड करते हैं, किस टर्म एंड कंडीशंस पर कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है उसके बारे में समझते हैं। तो इसके लिए हमारा पांच कैरेक्टरिस्टिक इम्पोर्टेंट है, जो कि पहला है, हम लोग पहला पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि पानी में अघुलनशील, ऐसा कोई पदार्थ जो पानी में अघुलनशील होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब कि एक सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो कि पानी में फ्लोट करते हैं, उसी को बोला जाता है प्रेसिपिटेट। इसको एक सिंबल से दिखाते हैं, उस सिंबल को एरो का चिन्ह देते हैं, जो कि इसका डायरेक्शन कहाँ पर रहेगा, नीचे के साइड। इसको बोला जाता है प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीपीटी। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है पीपीटी। ये था फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका इवोल्यूशंस ऑफ गैस,
यानी गैस का इवोल्यूशन होना, यानी गैस का बनना, यानी किसी किसी केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, गैस का भी फॉर्मेशन होता है। यानी केमिकल रिएक्शंस हमारे गैस पे भी डिपेंड करते हैं। यानी एक कैरेक्टरिस्टिक एक आपका एक इम्पोर्टेंट हो सकता है केमिकल रिएक्शंस के लिए। एंड आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर यानी कि जो आपका केमिकल रिएक्शंस होता है, केमिकल रिएक्शंस में कलर का भी चेंज होना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कोई भी एक्वस सॉल्यूशन से एक्वस सॉल्यूशंस में कलर भी चेंज हो सकता है। मान लीजिए एक्वस सॉल्यूशन स्टार्टिंग कलर आपका येलो था, बाद में पिंक कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया। ये डिपेंड कर रहा है केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है किसी भी कलर पर, यानी कलर चेंजिंग कलर पर भी डिपेंड करता है। चौथा है टेम्परेचर। चौथा आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको बोला जाता है टेम्परेचर, यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस हमारे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। यानी कि कोई लो टेम्परेचर्स पे रिएक्शंस होता है, कोई हाई टेम्परेचर्स पे भी रिएक्शंस होता है। टेम्परेचर का चेंज यानी यहाँ पर हीट का चेंज होता है, यानी हीट का बाहर निकलना, हीट को एब्जॉर्ब करना हमारा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। एंड आपका 5 है स्टेट। चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट यानी कि चेंज इन स्टेट का मतलब होता है अवस्था में परिवर्तन। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शंस अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कोई भी हाइड्रोजन गैस है, स्टार्टिंग में गैस में था, हम इसके साथ रिएक्शंस करा दिए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस कराने के बाद बन गया हमारा H2O, जो कि यहाँ पर H2O किसका ऐसा फॉर्मेशन हुआ है लिक्विड के फॉर्म में। यानी हमारा रिएक्टेंट एक रिएक्टेंट किस फॉर्म में था, गैस के फॉर्म में, गैस से किस में फॉर्मेशन हो गया लिक्विड के फॉर्म में। यानी यहाँ पर हमें क्या दिखा कि स्टेट में चेंज हुआ। स्टेट का मतलब होता है अवस्था में परिवर्तन। तो जैसा कि पिछला जो टॉपिक था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़े थे, जो कि 5 कैरेक्टरिस्टिक उसके थे। आज हम अगला नेक्स्ट हमारा लेक्चर्स है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। सबसे इम्पोर्टेंट है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो कि सभी स्टूडेंट को क्या होती है बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि कैसे बैलेंस करें, कैसे कैसे किया जाए इसको बैलेंस, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो आज आपको हम बहुत छोटा सा एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे आपका कोई भी रिएक्शंस कितनों भी लंबा रिएक्शंस हो आपका वहाँ पे आप बैलेंस इसको कर सकेंगे। तो हमारा छोटा सा ट्रिक ये है कि किसी भी रिएक्शंस, पहले हम समझते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशंस होता क्या है, बैलेंस का मतलब क्या होता है। तो हम एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं। जैसे हमारा रिएक्टेंट लिखा गया A2 प्लस इस B2 गिब्स बना है AB। ये आपका एक रिएक्शंस है, यानी कि जो आपका ये रिएक्शंस लिखा गया, इस रिएक्शंस के लेफ्ट साइड को बोला जाता है रिएक्टेंट और राइट साइड को बोला जाता है प्रोडक्ट। तो हमें बैलेंस इक्वेशंस में देखना क्या होता है कि रिएक्टेंट के साइड जो हमारा लिखा गया है और जो हमारा प्रोडक्ट के साइड लिखा गया है, जो भी कंपाउंड से वो हमारा क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पर A की संख्या 2 है, यहाँ B है 2। इस साइड जो प्रोडक्ट बना है A की संख्या भी 1 है और B की संख्या, यहाँ पर हमारा अभी बैलेंस रिएक्शंस नहीं है, तो इसको आइए बैलेंस करने। ये छोटा सा टॉपिक है, बैलेंस करने का मतलब इधर A2 है इधर B2 है, तो यहाँ पर अगर हम 2 लगा देते हैं तो हमारा इक्वेशंस क्या हो गया, बैलेंस हो गया। एक छोटा सा था, बट अगर आपके सामने अगर कोई रिएक्शंस लिखा रहेगा तो कैसे बैलेंस करेंगे, इसको समझने से पहले छोटा सा एक हम लोग ट्रिक समझ लेते हैं कि कैसे बैलेंस करेंगे। तो किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस करने से पहले सबसे पहले उस रिएक्शंस में हमें मेटल्स को पहचानना होगा। किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस करने से पहले हमें मेटल्स को देखना होगा, यानी रिएक्शंस को बैलेंस करने से पहले सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करेंगे। मेटल्स यानी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जिंक लिखा गया है, आयरन लिखा गया है, सोडियम लिखा गया है, एल्यूमिनियम लिखा गया है, मैग्नीशियम लिखा गया है, मैग्नीज लिखा गया है, ये है मेटल्स। सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करेंगे, देन उसके बाद मेटल्स बैलेंस हो जाएगा तो उसके बाद हम आएंगे नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स में जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, यानी हम नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल बैलेंस होने के बाद हम लोग बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। देन ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा तो लास्ट में हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ये होता है बैलेंस करने का तरीका, सबसे छोटा सा ट्रिक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस करने से पहले हमें मेटल्स को पहचानना होगा। सबसे पहले हम लोग मेटल्स को बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे, देन ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाएगा, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाएगा।
एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग बैलेंस करते क्यों हैं, तो बैलेंस करने का रीजन एक ही है, मास ऑफ कंजर्वेशंस या कंजर्वेशंस ऑफ मास, मास ऑफ कंजर्वेशंस। यानी इसका मतलब क्या है, मास ऑफ कंजर्वेशंस का मतलब क्या है, किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस क्यों करना है, हमारा मास ऑफ कंजर्वेशंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मास ऑफ कंजर्वेशंस ये कहता है कि रिएक्टेंट का जो भी मास होना चाहिए वही हमारा प्रोडक्ट का भी मास होना चाहिए। अगर दोनों बराबर नहीं रहेगा, दोनों बराबर नहीं रहते हैं, तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस, मतलब कि किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है। यानी यहाँ पर डिपेंड करता है मास ऑफ कंजर्वेशंस पर। मास ऑफ कंजर्वेशंस का मतलब होता है रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास। अगर हमें बराबर करना है, अगर जब बराबर नहीं रहता है तो वही हमें क्या करता है, बैलेंस करना पड़ता है। और बैलेंस करने का तरीका आपको बता दिए हैं, सबसे पहले मेटल, नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। आइए हम एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल हमारा लिया गया है जेडीएन HCl, गिब्स बना है JDnCl2 प्लस H2O। तो देखिए जेडीएन की संख्या इधर कितनी है, एक है, इधर जेडीएन की संख्या कितनी, एक है। यानी हमारा जो मेटल्स है बैलेंस, सबसे पहले हम किसको यूज करेंगे, मेटल्स। हमारा मेटल्स क्या है, जेडीएन है। हमारा जेडीएन कहाँ, जेडीएन यहाँ पर क्या है, बैलेंस है। उसके बाद हम आते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल्स का मतलब क्या होता है, क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन है। तो क्लोरीन ब्रोमीन देखिए, इधर क्लोरीन की संख्या कितनी है, एक है, इधर क्लोरीन की संख्या कितनी है, दो है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें प्रोडक्ट का भी और रिएक्टेंट का भी दोनों का बराबर करना पड़ेगा। तो जब इधर क्लोरीन की संख्या दो है, सॉरी क्लोरीन की संख्या इधर एक है, इधर दो है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, दो लगाना पड़ेगा। दो लगाते ही हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन बैलेंस हो गया, यानी इधर भी दो हो गया, इधर भी हो गया, यानी हमारा नॉन मेटल्स बैलेंस हो गया। देन आते हैं हम ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन की संख्या काउंट करते हैं, इसमें ऑक्सीजन है नहीं, तो ऑक्सीजन को हम लोग क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। एंड आते हैं हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन की संख्या देखिए, इधर रिएक्टेंट की साइड कितना है, दो है, इधर देखिए हमारा हाइड्रोजन की संख्या दो है, यानी हमारा रिएक्शन क्या हो गया, यहाँ पर बैलेंस हो गया। एंड सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आयरन प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। आइए इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का तरीका बता दिए। सबसे पहले किसको बैलेंस किया जाएगा, मेटल्स को। मेटल्स क्या है इसमें, आयरन देखिए है, आयरन को देखिए इधर कितना है, आयरन की संख्या हमारा रिएक्टेंट के साइड एक है, प्रोडक्ट के साइड देखिए हमारा तीन है। तो हमें बराबर करने के लिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, तीन, थ्री का यूज करना पड़ेगा। हमारा यहाँ पर क्या हो गया, मेटल्स बैलेंस हो गया। हम आते हैं नॉन मेटल्स पर। नॉन मेटल्स देखिए, क्लोरीन ब्रोमीन, इसमें क्लोरीन ब्रोमीन नहीं है तो उसको हम स्किप करेंगे। हम आ जाएंगे ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन की संख्या काउंट करिए, इधर देखिए प्रोडक्ट के साइड कितना ऑक्सीजन है, चार है, इधर कितना है, एक है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें हाइड्रोजन के पहले कितना लगाना पड़ेगा, फोर लगाना पड़ेगा। यानी हमारा ऑक्सीजन इधर चार हो गया, इधर भी हमारा चार हो गया, हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के बाद हम लोग क्या बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन की संख्या काउंट करिए, रिएक्टेंट के साइड चार गुना आठ है, इधर कितना है, दो है। तो हमें हाइड्रोजन के पहले कितना लगाना पड़ेगा, चार लगाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ चार लगा देंगे तो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। चेक कर लेते हैं क्या हमारा रिएक्शंस बैलेंस है कि नहीं। फ्लोर आयरन की संख्या इधर कितना हो गया, तीन हो गया, इधर आयरन की संख्या कितना है, तीन है। इधर ऑक्सीजन की संख्या काउंट कर लीजिए, चार है, इधर ऑक्सीजन की संख्या काउंट करिए, चार है। इधर हाइड्रोजन की संख्या चार गुना आठ है, रिएक्टेंट के साइड हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, चार गुना आठ, यानी ये हमारा रिएक्शंस बैलेंस हो गया। तो हमारा ये लास्ट आज का टॉपिक था। टॉपिक का नाम था बैलेंस केमिकल इक्वेशंस।